नमस्कार दोस्तों। साथियों, 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार चली गई थी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे। आदित्यनाथ जी की सरकार आ चुकी थी और आदित्यनाथ जी की सरकार तमाम तरीकों से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा ढूंढना चाहते थे अखिलेश यादव जी के जवान को बंद रखा जा सके, उन्हें बोलने से रोका जा सके। तमाम बड़े नेताओं ने सरेंडर भी कर दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार बोलते थे, उनकी पोल खोलते थे, उनके खिलाफ गठबंधन बनाते थे। देश के स्तर पर उन्होंने भाजपा को की सरकार अपने भरोसे आने से रोक दी। तो मन में सवाल आता था कि डरते क्यों नहीं है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर अनौपचारिक बातचीत में कहा करते थे कि जब मैं सरकार में था तो मैं लोगों को समझाता था कि ऐसे कोई हरकत मत करना कि सरकार जाने के बाद डरना पड़े। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई काम मत करना कि सरकार जाने के बाद डरना पड़े। यह अखिलेश यादव जी की सलाह थी अपने एसोसिएट्स को, अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को। मैंने इसका जिक्र क्यों किया, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बाद में इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले साथियों, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो ये जिस हम और आप सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मैं विश्व युद्ध क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लड़ाई भले इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के साथ अब चाइना और रशिया ने मदद करना शुरू कर दिया है, जो चीजें खुल के आ रही है कि रशिया ने भी इजराइल को, माफ कीजिएगा, रशिया ने ईरान को अमेरिकी विमानों और ठिकानों की एग्जैक्ट सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, चाइना ने अपने हथियार दिए हैं। उससे साबित हो रहा है कि लड़ाई कहीं ना कहीं बड़ी होने वाली है। और लड़ाई की शुरुआत होने के पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खामनेई जी की हत्या कर दी। उनको शायद लगा कि सुप्रीम लीडर की हत्या होने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान की जनता, ईरान के अधिकारी सरेंडर कर देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया, जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं लड़ाई भी अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम न साबित हो जाए। वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, क्योंकि साथियों अमेरिका में ही युद्ध का विरोध शुरू हो चुका है। तमाम पूर्व सैनिक, बड़े अधिकारी, नेता, संसद सदस्य, सब लोग इस युद्ध के लिए ट्रंप की बुराई करें, इस युद्ध में घसीटने के लिए देश को, ट्रंप को दोषी ठहराया जा रहा है। और ट्रंप की तमाम रोती वीडियो, एक्टिंग करती वीडियो, फर्जी एक्टिंग की वीडियो इस समय वायरल हो रही है। अब लड़ाई है, लड़ाई देशों के बीच चलती रहती है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, परमाणु बम है। यही आरोप इराक पर लगा करके इराक को खत्म कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी लटका दी गई। मिला वहां कुछ भी नहीं। ये लड़ाई तेल की है, ये लड़ाई बिजनेस की है, ये लड़ाई पावर की है, ये लड़ाई बड़े तेल के संसाधनों पर एकाधिकार की लड़ाई है, ताकि उनको मन मुताबिक दामों पर दूसरे देशों को बेचा जा सके। और खैर लड़ाइयां होती रहती हैं, लड़ाई चल भी रही है, लेकिन इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और भारत पर जो प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के अंधभक्तों पर क्या प्रभाव पड़ा। तमाम अंधभक्तों मैंने देखा जो बड़ी बड़ी मूछें लेकर के इजराइल के पक्ष में हवन यज्ञ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही अंडोले हैं जो ट्रंप के पक्ष में यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे। उस ट्रंप ने लगातार मोदी को अपमानित किया है। मोदी को नहीं, मोदी कौन है, वो तो कल चले जाएंगे। उसने देश को, भारत को अपमानित किया है। तो लोग इजराइल के पक्ष में यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं है कि ईरान हमेशा से भारत का दोस्त रहा। एक घटना है कि जब 57 मुस्लिम देशों ने मिलकर के कश्मीर के बारे में, पीओके के बारे में एक रिजोल्यूशन पास करने का प्रयास किया यूएनओ में कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये खबर मिलते भारत परेशान, क्योंकि एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज जा रहा था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री दिनेश सिंह जी को ईरान भेजा। वो बीमार थे, लेकिन वो बीमार हालत में ईरान गए। एयरपोर्ट पर ईरान के विदेश मंत्री आए, उन्होंने पूछा कि आखिर आप इस हालत में यहां क्यों आए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है यूएन में, अगर आप विरोध कर देंगे तो प्रस्ताव गिर जाएगा। ईरान उनको वहीं से कहा, ठीक सर, हम यहीं से आपको एश्योर करते हैं, ईरान भारत के साथ खड़ा रहेगा। हाँ, कुछ मामलों में मतभिन्नता भी रही, ऐसा तमाम देशों में होता है, लेकिन भारत के साथ उन्होंने भारत का साथ दिया। और वो प्रस्ताव मुस्लिम देश नहीं दे पाए और प्रस्ताव गिर गया। भारत तमाम ऊर्जा जरूरतों पर ईरान ने उनका साथ दिया। ईरान का भारत से बहुत पुराना रिश्ता रहा, लेकिन आज जब ईरान का सुप्रीम लीडर मार दिया गया
तो भारत के प्रधानमंत्री सरेंडर मोदी इतना भी नहीं कर पाए, इतना बुरा सरेंडर कर गए कि एक ट्वीट तक नहीं कर सके। जो आदमी हीरो हीरोइनों के बच्चे बेटियां पैदा होने पर, हीरो हीरोइनों कुत्ते बिल्ली मरने पर, क्रिकेट मैच में जीतने पर, हीरो हीरोइनों के बर्थडे पर ट्वीट कर देता है, वो अपने मित्र राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख के हत्या होने पर एक ट्वीट तक नहीं जता पाया। इतना ही तो कहना था कि मैं दुख है। ये कहना कि लड़ाई की समस्या का समाधान नहीं। अगर भारत और पाकिस्तान से आप बातचीत की उम्मीद विश्व करता है तो इस मामले में बातचीत रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन नहीं कर पाए। वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। साथियों, लड़ाई होती भारत पर प्रभाव इसका ये पड़ रहा है, अभी लड़ाई पूरी तरह शुरू भी नहीं हो पा रही, अभी तो लंबी लड़ाई चलने की उम्मीद लग रही है। अब भारत में गैस सिलेंडर कमर्शियल मिलना बंद हो गया, तमाम होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, चाय की दुकानें बंद हो रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो बच्चे जो घर परिवार छोड़ के हॉस्टलों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके हॉस्टलों में कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से खाना नहीं बन पा रहा है, बच्चे खाना नहीं पा रहे हैं, हॉस्टल में खाना बन नहीं रहा, होटल में खाना मिल नहीं रहा है। स्थिति खराब है साथियों। मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रेस्टिट्यूट्स, माफ कीजिएगा ये वर्ड इस्तेमाल करें, प्रेस्टिट्यूट्स जो मीडिया की हैं, ये पता रुख विका टाइप की और अंजना मोदी टाइप की और विचित्रा त्रिपाठी समोसे वाली वो टाइप की जो विश्वकन्याएं हैं, ये अगर आपको सच्चाई दिखाने लग जाए तो स्थिति खराब हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर 25 दिन का गैप लग चुका है। शहरों में तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो ब्लैक में गैस लेके सिलेंडर लेके काम चलाते हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और अगर लड़ाई कुछ नौबत चल गई दोस्तों, तेल नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर दिया है। वहां से चीन के जहाज पास हो रहे हैं, जो चीन ने उनकी मदद की, उनके साथ खड़ा रहा। अगर कुछ दिन लड़ाई और चल गई, तेल नहीं आ पाए, जैसे 25 दिन का तेल नहीं बचा है, सदन में खड़े कोई कहता 75 दिन का तेल है, फिर बाहर कहते 25 दिन का तेल है। ये देश झूठों के हाथ में चला गया साथियों, झूठे डरपोक सरेंडर गिरे हुए घटिया षड्यंत्रकारियों के हाथ में। धर्म के नाम पर आपने देश को ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया, देश का भविष्य खत्म करके जाएंगे आप, देख लेना। ये ट्रंप कौन है? ये ट्रंप ये लगातार भारत को बेइज्जत करता रहता है। मोदी को बेइज्जत क्या, मोदी कौन है? कल चले जाएंगे, लेकिन लगातार भारत को बेइज्जत कर रहा है। इसने शुरुआत की, भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां कर करके भारत भेजा। न मोदी न जयशंकर किसी की हिम्मत पड़ी वह चूं बोल देने की। तभी दिमाग में सवाल आता था कि ऐसा क्या है कि ये इतना डर रहे हैं। फिर उसने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत की बुराई की। उसने कहा युद्ध मैंने रुकवाया, भारत के जहाज गिराए गए। भारत सरकार कहती है कि नहीं गिराए गए। पाकिस्तान ने कहा भारत के 6 जेट गिराए हैं, ट्रंप ने कहा नहीं उन्होंने 8 गिराए हैं। भारत ने खंडन नहीं किया। आसिम मुनीर को बुलाया लड़ाई के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और $8,000 करोड़ का IMF से फंड दिलवाया पाकिस्तान को। इसी ट्रंप ने, भारत विरोध नहीं कर पाया। फिर उसने कहा कि ये लड़ाई तो मैंने रुकवाई, मैंने दोनों को फोन किया, मोदी और मुनीर को, लड़ाई नहीं रोके और मैं टैरिफ लगा दूंगा। भारत की हिम्मत नहीं पड़ी कि इसका विरोध कर दे। अंधभक्त चाहे जो चिल्लाते रहे, मीडिया में सुधांशु त्रिवेदी से घटिया दलाल, गंदी शकल वाले लोग चाहे जो बोलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय किसी बड़े नेता की हिम्मत नहीं पड़ी जो इसका विरोध कर दे। उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसने भारत पर जो 3% 4% टैरिफ लगता था सीधे 50% कर दिया। फिर मोदी को बुला के उसको 25% किया, 18% किया। भारत वाले तमाम लोग खुशियां मनाने लग गए, सदन में माला बनाने लग गए कि भाई आपने 50 टैरिफ 18% करवा दिया। अब वो टैरिफ जो 3% हुआ करता तो 18% भारत दे रहा है, और अमेरिका भारत सामान बेच रहा है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लिया जा रहा है। भारत सरकार की हिम्मत नहीं टैरिफ मांग ले उनसे। मैं सोचता था क्यों, आखिर क्यों भारत इतना गिरता जा रहा है अमेरिका के सामने। विश्व राजनीति तो कोई किसी का पक्का और कोई कंफर्म दोस्त दुश्मन नहीं होता, सबसे पहले राष्ट्र का हित देखा जाता है। लेकिन भारत सरकार किसका हित देख रही है? अमेरिका का हित देख रही है। तो क्यों देख रही है? इसका जवाब आगे आपको मिलेगा साथियों। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद भारत सरकार को, मोदी को ट्रंप ने कहा कि रसिया से तेल नहीं खरीदोगे। उस रसिया से जब 1971 के वॉर में जब पाकिस्तान हारने लगा तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेज दिया। वो 7वां बेड़ा भारत के सर पे आके खड़ा हुआ। उसने कहा अगर आपने लड़ाई की तो हम युद्ध करेंगे आप पर। तो इंदिरा गांधी ने रसिया से बात की और चमत्कारिक रूप से भारत और अमेरिका के 7वें बेड़े के बीच में रूस का 41वां बेड़ा आकर खड़ा हो गया।
और उसने कहा आपने एक भी बम मेरे ऊपर से गया तो सीधे हम पर हमला माना जाएगा। अमेरिका बैरंग वापस लौट गया था साथियों। ऐसे दोस्त रूस को, जिसने हमेशा हमारी मदद की, हर ऊर्जा की जरूरतों पर, हथियारों की जरूरतों पर, जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था, अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रख के खड़ा था, रसिया ने हमारी मदद की। और अमेरिका कहने पर मोदी ने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया। और अब अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट का घटिया सा छोटा सा अधिकारी आकर कहता है कि हमने मोदी सरकार को परमिशन दी है कि तुम 30 दिन जाओ तेल खरीद लो। कौन हो तुम भाई? हम क्या खरीदेंगे, हम किससे खरीदें, साल तुम डिसाइड करोगे? क्या भारत अमेरिका का क्या नया राज्य बन चुका है? भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, भारत का आर्थिक व्यापार अमेरिका डिसाइड कर रहा है। लेकिन अब जवाब आता है दोस्तों। आप सबने सुना गया एप्स्टीन फाइल के बारे में। एप्स्टीन फाइल में तमाम चीजें हैं, लेकिन 3 लोगों के नाम है इसमें। विश्व गुरु महामानव फर्जी आदमी नॉन बायोलॉजिकल का भी नाम है, उसके मंत्री का नाम है, और एक उद्योगपति का नाम है, और एक स्वीडिश लड़की के जुगाड़ की भी बात कही गई है। वो स्वीडिश लड़की किसके लिए मंगाई जा रही थी? क्या ऐसा कोई वीडियो है जिसकी वजह से भारत का महामानव सरेंडर हो चुका है, नॉन बायोलॉजिकल गिर चुका है पूरी तरीके से अमेरिका के सामने, नतमस्तक हो चुका है? छोटे छोटे अधिकारी, इजराइल की छोटी सी अधिकारी आके कहती है कि, एक छोटी सी अधिकारी कहती है, उसकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है, वो कहती है कि मोदी जब इजराइल आते हैं तो अपनी टांगे फैला देते हैं। एप्स्टीन ने कहा है कि अब उस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है, मेल्स में जो रिलीज हुई हैं, कि हम अमेरिका जाकर के और इजराइल जाकर के मोदी साहब नाचते रहते हैं। ऐसा कहने की हिम्मत कैसे पड़ रही है इन लोगों की? वही इंदिरा गांधी थी, अमेरिका मदद मांगने गई, इन्होंने इंतजार करवा दिया। इंदिरा गांधी ने बिना मिले चली और कह दिया जो करना हो कर लो, हम आज पाकिस्तान को तोड़ के रहेंगे। और आज भारत, जिसको विश्व गुरु कहा जा रहा था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तमाम विश्व कन्याएं कहा करती थी कि मोदी से पूछे बिना विश्व में राजनीति डिसाइड नहीं होती, उस देश में आज हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अपना तेल किससे खरीदेंगे। जो भारत कभी किसी गुट का सदस्य नहीं रहा, निरपेक्ष गुट निरपेक्ष रहा, जो किसी बुराई का विरोध करने के लिए जाना जाता था, आज वो ये नहीं कह पा रहा है भाई राष्ट्र हत्या आपने गलत कर दी, और तो और उस पर कोर्ट में खा जिए। साथियों, अपने एक रामचरितमानस की एक लाइन है कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। जो अपने शरण में आए व्यक्ति की इसलिए रक्षा नहीं करता कि इससे उसका नुकसान हो जाएगा, वो पापी है, नीच है, नरकगामी है, उसकी शक्ल देखना भी नुकसान है, आपके धर्म का नुकसान है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को साथियों पता हो, अभी कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना ने ईरानी नौसेना के एक जहाज आइरिस देना को बुलाया था विशाखापट्टनम संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए। कॉमन चीजें होती रहती हैं। युद्धाभ्यास खत्म हुआ, वो जहाज वापस जा रहा था। और साथियों, युद्धाभ्यास के लिए जहाजों की खासियत होती है कि उन पर कोई हथियार नहीं होता। वो बिना हथियार का जहाज वापस देश जा रहा था, और हिंद महासागर में, इंडियन ओशन जिसका नाम है, हिंद महासागर, जिसको भारत के अधिकार क्षेत्र में माना जाता है, किसी भारतीय बड़े दल खुलकर कभी नहीं कहा, लेकिन वो हमेशा इसको अपने अधिकार में करते थे। इस पर एक अनौपचारिक कब्जा भारत का है। लेकिन मोदी ने आते ही चिल्ला चिल्ला कहना शुरू किया, वी आर द गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन। और उसी हिंद महासागर में आइरिस देना को अमेरिकन नेवी ने एक टॉर्पीडो मार के डुबा दिया, 80 लोग मर गए। और जब उन्होंने मदद के लिए संदेश भेजा, सबसे नजदीक देश भारत और श्रीलंका थे, भारत की नौसेना को नहीं जाने दिया गया होगा। मैं जानता हूं सैनिकों में इतना डर नहीं है, सैनिक नहीं डरते, उनको ऊपर से आदेश किया होगा न जाने के लिए। यह आदेश किसने किया होगा बेहतर समझ सकते हैं। श्रीलंका ने अमेरिका के गुस्से की परवाह नहीं की, उन्होंने लोगों की मदद की, उनको बचाया, उनको लेकर के गए। यहां अमेरिका ने क्या किया? उसने फिर से आपको उंगली की, आपको बेइज्जत की, आपको औकात दिखाई कि तुम्हारी ये औकात है कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर मारूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बोल भी नहीं सकते। यही काम अरब सागर में भी हो सकता था। पहले तो हमला करना नहीं था, करना अरब सागर में करते हैं आप, लेकिन नहीं, वो इंडियन ओशन में ही करेगा, क्योंकि आपको आपकी औकात आपको दिखानी है। और अब मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल में ऐसा कोई वीडियो है जो इस नॉन बायोलॉजिकल आदमी को उसने जमीन पर लटा दिया है। इसके पीछे क्या वजह होती है एप्स्टीन फाइल के अलावा? या फिर वो कहें कि अडानी के ऊपर एक जो अमेरिकन कोर्ट का वारंट है उसको निष्क्रिय करवाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा हो। साथियों, देश बहुत बुरे हालत से गुजर रहा है। अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कुछ न रुक जाइए। अगर होर्मुज़ की खाड़ी से
अगर हरमोज की खाड़ी से आवागमन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा लड़ाई लंबी चलने वाली है, तो बहुत जल्द की भी कमी होगी। तमाम जहाज, तमाम ट्रेनें, तमाम कारें सब खड़ी हो जाएंगी। अगर 25 दिन का तेल नहीं बचा है, संसद में खड़े होकर के मंत्री कहता है कि हमारे पास 75 दिन का तेल है, फिर बाहर आकर हमारे 25 दिन का तेल है। मतलब इनका कोई डेटा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, जो मुंह से कह दे वही। इन्हें सिखा दिया कि मुंह से बोल देना है, मीडिया उसको फैला देगा। तो साथियों, अब भी आंखें खोल लीजिए, अपने बच्चों का भविष्य सोचिए, अपना भविष्य सोचिए। बेरोजगारी से आप जूझ ही रहे थे, अब महंगाई के लिए एक बहाना मिल गया है सरकार को। अब इस आपदा में अवसर, जिस भारत के लोग आपदा में सहयोग की भावना रखते थे, उसने इस गुजराती व्यापारी एप्स्टीन की याद ने आपदा में अवसर का नाम दे दिया। अब लोग आपदा में अवसर ढूंढ के इसी अवसर में देखिए कितनी बड़ी कंपनियां, तेल कंपनियां, बिजली कंपनियां कैसे आपका खून चूसती हैं। उनके सर पे सरकार का हाथ है, कौन रोक लेगा उनको। साथियों, तमाम बातें हैं, लेकिन लोग जुड़े रहिए, हम लोग ऐसी बातें साथ में करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद।